अस्सलाम वालेकुम। आज शामो अवेयरनेस का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड किया था, उसका हमें माशाल्लाह से पॉजिटिव फीडबैक मिला था। उसकी बुनियाद पर हमने सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो हामिद भट्टी साहब है शामू वर्ल्ड से। ऑलमोस्ट सारे ही शामू लवर्स इनको लाजमी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हामिद भाई, आप शामू से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी और आपने शामू कब रखा और क्या किससे इंस्पायर होकर आपने शामू का काम शुरू किया? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तकरीबन बचपन से शौक़ कर रहा हूँ। 19 साल हो गए, इसमें 19 ईयर्स के मैं असील रख रहा हूँ। और शामू से पहले मैं असील का शौक़ कर रहा था और साथ साथ आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़ एक सॉफ्टवेयर हाउस था, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं जॉब करता था सेल्स में। उसके बाद बस शामू हमने जो है वो इंपोर्ट करवाया बाकायदा तौर पे। एज यू नो कि वी आर द वेरी फर्स्ट इन पाकिस्तान जिसने शामू को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में 2016 में। और 16 से 17 18 ऑनवर्ड अब शामू साथ साथ चलता रहा। और एक और मल्टीनेशनल कंपनी क्रेडिसोल LLC में भी मैंने जो है वो कुछ अर्सा जॉब की है। लाइक जितना भी मेरा करियर रहा है वो सॉफ्टवेयर और ई-कॉमर्स से रेलिवेंट रहा है और इंटरनेशनल फर्म्स में ही काम किया मैंने। आपने पोल्ट्री के अंदर शामू को ही क्यों चूज़ किया बिजनेस के हवाले से? अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि क्यों चूज़ किया। थोड़ी सी शायद कंट्रोवर्सी भी बन जाए इस बात पे। इन माय ओपिनियन मेरी नज़र में शामू इज़ द किंग ऑफ पोल्ट्री। जो मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में बड़ा जिसका चार्म है। और बेसिकली ये बर्ड जो है ये बड़ा खूबसूरत बर्ड है और बाकी सब बर्ड्स की निस्बत ये बड़ा मस्कुलर है, बड़ा एग्रेसिव है। इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं। यू नो जिस तरह एक बर्ड का अपराइट स्टांस है और उसके शोल्डर्स तने हुए हैं पीछे को, फेस की शेप बहुत खूबसूरत है और एक प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस्ड बर्ड है। और मेरी जो इंस्पिरेशन थी दैट वाज बिल रिप्ली फ्रॉम UK। ही वाज माय इंस्पिरेशन फॉर द शामूस। और अल्हम्दुलिल्लाह आई यूज्ड टू सी हिम ऑन सोशल मीडिया एंड आई गॉट वेरी beautiful I found them, they are very beautiful bird, but very interesting bird, जो कि बड़ी रेयर ब्रीड थी। तो शामू जैसा खूबसूरत मुझे तो कोई नहीं लगता, तो इसलिए आई हैव चूजन शामू। शामू में आपको काम करते काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। आप ब्रीडिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ब्रीडिंग जैसे कि आप समझते हैं किसी भी पोल्ट्री की फील्ड में बैकबोन है। आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि ब्रीडिंग के हवाले से आप कौन सा बर्ड सेलेक्ट करें, किस एज का बर्ड सेलेक्ट करें और क्या क्राइटेरिया होने चाहिए ब्रीडिंग के हवाले से? फीमेल का रोल प्ले करता है ब्रीडिंग में? देखिए अब्दुल्ला भाई, आई वुड से कि फीमेल जो है ना वो हमेशा डोमिनेट रहती है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में। इस बात को तो साइंस भी प्रूव कर चुकी हुई है। तो आई वुड से कि यार अगर आपका बजट एक ब्रीडर का है, यू मस्ट गो फॉर ब्रीडर्स। अगर आपका बजट पुलेट्स का है, स्टैगर पुलेट का है, लाइक नियर टू ब्रीड, उनकी तरफ जा सकते हैं। अगर चिक्स का किसी भी लेवल से आप इसको शुरू कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास 20 30 40 हज़ार 50 हज़ार है तो यू कैन मूव ऑन फॉर द शामूस। बजट का आपने जिक्र किया, तो आपने कहाँ से मतलब कि स्टार्ट किया था? क्या आपने बर्ड इंपोर्ट करवाए थे या आपने भी पाकिस्तान से लिए थे पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो स्टार्ट था जर्नी का, अगर मैं शुरू से अगर बात करूं, यही लोग सुनना चाहते हैं। अपनी जर्नी बताया कि आपने बर्ड कब इंपोर्ट करवाया था और कितनी बर्ड इंपोर्ट करवाए थे, क्योंकि लोगों ने तो आपकी शिपमेंटें नहीं देखी, ना मैंने देखी है ना बहुत से लोगों ने नहीं देखी। आपने 2016 आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 2016 में आपने बर्ड इंपोर्ट करवाए थे। आप थोड़ा बताइए कि एक्चुअली वो कोई इतनी बड़ी शिपमेंट नहीं थी, उसमें जस्ट मेरा एक बर्ड आया था। दैट वाज फर्स्ट वाइट ओवर शामू इन पाकिस्तान, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो मैंने हामिद भट्टी ने अल्लाह के फजल करम से दुबई से, शारजा से, अबू सलाह से इंपोर्ट करवाया था। अबू सलाह से बाय किया था और शहाब मिर्ज़ा कराची में उसने मुझे शिपिंग दी थी और मेरा सिर्फ एक बर्ड आया था। सेकंड शिपमेंट जो मेरी आई थी, जो मेरी दो फीमेल्स आई थी, एक जैपनीज थी एंड अदर वाज जर्मन वाइट ओवर शामू है। और दैट वाज 2017, वो दो फीमेल्स मेरी आई थी। तो वो कोई यानी कि उस वक्त, आज भी मुझे यही है कि मैं थोड़ा सा शाय हूँ अपने बर्ड्स शेयर करने में, अपनी प्रोग्रेसिव लाइफ शेयर करने में। मैं थोड़ा सा चीज़ों को पसे पर्दा रखना पसंद करता हूँ और मैं शो ऑफ करना, फ्लेक्स करना कोई अच्छी बात नहीं समझता। और अल्हम्दुलिल्लाह
ये प्रूफ के साथ मैं वीडियो लगा चुका हूँ अपने टिकटॉक चैनल पे और फेसबुक पे भी एज वेल, जिसमें मैंने बताया कि मैंने फलां बंदे से बाइंग की हुई है और वो प्रूफ्स के साथ मौजूद है। कोई भी भाई देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जो शिपमेंट्स मंगवाई है वो कैसे मंगवाई है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, उनके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, उसके बाद जो ना मैंने 2017 से 20 तक कोई शिपमेंट मैंने नहीं की, ठीक है। एक और बीच में सवाल काट रहा हूँ, शिपमेंट की जरूरत हमें कब पेश आती है? मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों आप बता। मैं दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह, और कोशिश मैं करूँगा कि सारे के साथ बात को समेटूं। तो बात यह है कि मैंने जब मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, आई वाज अ जॉब होल्डर, और डेली की जो रूटीन थी बड़ी हेक्टिक थी, और जब शामू से ही मैंने चूँकि अर्न किया और मैंने एक शिपमेंट के लिए पैसे इकट्ठे किए, तो मैंने जो शिपमेंट मंगवाई थी उसमें मैंने बर्ड इंपोर्ट किए थे, गालबन 20 या 22 बर्ड इंपोर्ट किए थे 2020 में, ठीक है। जो प्रॉपर मैंने पूरी एक शिपमेंट की थी, उसमें राना मौसम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे साथी हैं, जो कि मांगा मंडी वाले जो भी पुराना काम करने वाला बंदा है वो उनको बखूबी जानता है। तो उन्हीं के थ्रू मैंने बर्ड्स वहाँ से चूज़ किए और उनके थ्रू मैंने फिर मंगवाए। उसके बाद मैंने जो शिपमेंट की, फिर मैंने 35 बर्ड्स की, फिर मैंने शिपमेंट की 40 to 50 बर्ड्स की। लास्ट जो मेरी शिपमेंट थी 2021 सितंबर की, उस शिपमेंट में मैंने 86 बर्ड इंपोर्ट करवाए थे, जिसमें 5 से 6 माह के पुलेट्स थे, पट्ठियाँ थे, और दे कॉस्ट में अराउंड 7.8 मिलियन रुपीस पाकिस्तान, 78 लाख रुपए के बर्ड मंगवाए थे। आपको क्या ये नहीं लगता कि बाहर से बर्ड इंपोर्ट करवाने से पाकिस्तानी मार्केट को नुकसान पहुंचता है? देखें, वो एक दौर था, इंट्रोड्यूसिंग फेज था। आप किसी भी फील्ड में जब जाते हैं ना, तो आप इकोनॉमिक्स को भी अगर देखें, स्टडी करें, तो किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक फील्ड में या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या पर्टिकुलरली फॉर इंस्टेंस ये एक शामू है, तो मैं देखता हूँ कि यार मार्केट में इसकी डिमांड बहुत हाई है और हमारे पास वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ बर्ड्स दोनों ही मौजूद नहीं है। इन दैट केस वी मस्ट गो फॉर शिपमेंट, कि जिसमें हमें मैक्सिमम बर्ड जो है वो पाकिस्तान में लाना होता है, ताकि हम डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लोर भी कर सकें, लोगों के साथ शेयर कर सकें और हम उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो जितना भी काम किया गया शामू मिल के प्लेटफॉर्म से स्पेशली, वो तारीख गवाह है और लोग इस बात के गवाह हैं कि हमने कभी क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, बहुत से लोग उड़ चुके हैं, ऑल दो आप जानते हैं इस फील्ड में, तो बहुत से लोग जो हैं वो फील्ड छोड़ के चले जा सकते हैं, चले गए हैं, या इवेंचुअली लोगों की वजह से जो उन्होंने जो इस फील्ड को छोड़ा, क्योंकि लोगों से जो हक करने की है तो उनको फील्ड से जाना पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमारा हमेशा से यही स्टांस था और आज भी यही स्टांस है कि आप हमेशा राइट बर्ड को चूज़ करें, पेडिग्री बर्ड को चूज़ करें, लाइनेज को चूज़ करें, और आप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स बर्ड को लेके चलें। ये हमारा स्टांस है आज भी। एक आपने लफ्ज इस्तेमाल किया पेडिग्री, लाइनेज, इसका कैसे पता लगेगा ये बर्ड पेडिग्री है कि लाइनेज का? देखें, पेडिग्री ये होती है कि जो बर्ड या कोई भी स्पेसिफिक स्पीशी आप ब्रीड करवा रहे हैं, उसकी आपके पास हिस्ट्री हो, इसके पेरेंट्स कौन से हैं, इसके सिबलिंग्स कौन से हैं, ठीक है, और फिर वो ब्रीड कौन करवा रहा है। अब वो जो ब्रीड करवा रहा है ब्रीडर, वो जिस यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो पेडिग्री बर्ड्स होंगे अपने पेरेंट्स जहाँ से वो पीछे से आ रहे हैं, यूरोप से, ठीक है। वो यूरोप से अगर आए हैं या यूएई से आए हैं, पेडिग्री उनकी वहाँ की काउंट की जाएगी, मेरे लिए लाइनेज होगी वहाँ की, कि मैं किसकी लाइन, अबू सलाह है, अबू हज़ा है, मैं किसकी लाइन से इंपोर्ट मैंने परिंदे किए हैं, ठीक है। फिर आगे वो पेडिग्री मैंने लेके अगर परिंदे ब्रीड करवाए और मैंने अपने हिसाब से लाइन ब्रीडिंग करवाई है। अब लाइन ब्रीडिंग पेडिग्री तो हमारे पास हो गया डॉक्यूमेंट, फैमिली ट्री बोल रहे हैं आप उसको, ठीक है। अब जो लाइनेज है वो लाइनेज डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से उसको ब्रीड करवाया। लाइक आपने एक बर्ड को ब्रीड करवाया अपने हिसाब से, मैंने फॉर इंस्टेंस एक हैन जैद से बाय की है, एक मेल बकर से बाय किया है, फिर एक हैन जो है मैंने वोमर से बाय की है, इन दोनों को मैंने ब्रीड करवाया एक मेल के साथ, फिर उसके बच्चे उसमें लगा दिए, उसके लगा दे, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ ये मेरी होम ब्रीड है और ये मेरी लाइन है। लाइनेज ब्रीड करवाना इसको कहते हैं। तो इसकी काफी
इसकी ये डिबेट काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये पेडिग्री और लाइनेज को आप एक अलग टॉपिक में रखें, ताकि शायद मैं उसको अच्छी तरह से अभी यहाँ पे एलैबोरेट ना कर पाऊँ, लेकिन जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये एक बड़ी वास्ट गुफ्तगू होने वाली है। आपने एक और वर्ड इस्तेमाल किया था, जैपनीज और जर्मन। आप बताना चाहिए कि आप ज़्यादा जो ब्रीडर के नाम ले रहे हैं सारे अरबी ब्रीडर हैं, जबकि जैपनीज और जर्मन ये 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, इनमें तो कोई अरबी ब्रीडर शायद नहीं रहता मेरे ख्याल से। तो आपने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, और आपने क्या बर्ड जापान से और जर्मनी से इंपोर्ट करवाए थे कि दुबई से इंपोर्ट करवाए थे? अच्छा, इसमें ये है कि जिस तरह अरबी शौकीन हैं वो लोग, अभी हम यहाँ पे भी मैं आपको जैपनीज के एग्स मंगवा के दे सकता हूँ, ऑल्दो जापान से बर्ड एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से उन लोगों ने मेहनत की हुई है, उन्होंने 20 साल मेहनत की है अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा बनाने में। जापान से अंडे लाते हैं वो लोग, ये पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है। जब मैंने भी उनसे नया मेरा जो इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे ये चीज़ सुनी और उनके पास फिर देखी भी कि पर्टिकुलरली वो जिस ब्रीडर से रब्ता करते थे, जापान से अंडे एक्सपोर्ट होते थे, जापान से अंडे एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें से फिर चिक्स हैच होते हैं, फिर आगे उसकी ब्रीडिंग चलती है अरबी के पास। ये सफ़र हम और आप भी तय कर सकते हैं अगर हम अफोर्ड करते हैं और इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं कि हम DHL के हैवी बिल्स दे सकें, ठीक है, और साथ हम एग्स इंपोर्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो ये रीजन जापान है, जैपनीज शामों को ऑब्वियसली उसके नेम से जाहिर है। तो जापान से एग्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं पूरी दुनिया में, आप कहीं भी करना चाहें, फर्दर वहाँ से फिर ब्रीड आपकी चलती है। इस तरह यूरोपियंस है, यूरोपियंस बेसिकली यूरोपियंस जो है ये हाइब्रिड ब्रीड है, ये हाइब्रिड ब्रीड है। और इसमें आपके जितने भी शामूज हैं, इसका जो ब्लड पीछे रिलेट करता है वो जापान से ही करता है। इनको यूरोप ने हाइब्रिड करके, और आज भी मेहनत हो रही है कि अच्छे से अच्छा बर्ड बना रहे हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी हिस्सा है चीज़, इसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छा डिजायरेबल ट्रेड्स को ब्रीड करवाना। ये कि आप ये डिजायर्ड ट्रेड्स हैं, आप कहते हैं कि यार ये बोतल है ना, तो इसका ढक्कन यहाँ से मोटा हो और या जनाब यहाँ से इसकी कमर बोतल की पिच की पतली हो, तो आप उस हिसाब से इसको डालने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली इसके सांचे हैं, अब मुर्गों के कोई सांचे नहीं है। आप देखेंगे कि यार मैं इस तरह का बर्ड चाहता हूँ और स्पेसिफिक पेरेंट्स को चूज करेंगे, उसके लिए उसकी पेडिग्री देखनी पड़ेगी कि पीछे से इसके सिबलिंग्स कैसे हैं, इसके बहन भाई, इसके माँ बाप कैसे हैं, फिर वो जोड़ा आगे लगेगा। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना डिजायर्ड बर्ड उसमें से बना पाए। आपने एक सवाल, यूरोप ने ये काम किया। आपने एक सवाल किया बड़े मजे का कि आपको बड़ा अच्छा नॉलेज है पेडिग्री का, लाइनेज का, कहाँ से बर्ड आया, कैसे आपने उसको लगाया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं? पाकिस्तानी लोग तो ये करते हैं, यहाँ से मेल लिया, वहाँ से फीमेल ली, ठीक है, उनको प्राइस से है। बहुत कम लोग हैं जिनको क्वालिटी से होते हैं, ठीक है, प्राइस से उन्होंने आपस में लगाया और आगे प्रोड्यूस कर आगे बच्चा मार्केट में बेचने लगे। और जो बच्चा उनसे खरीद रहा है उनको भी नहीं पता कि मेरे पास बच्चा किस चीज़ का है। और एक और चीज़, कुछ लोग ये भी करते रहे कि एक अच्छा मेल लिया, ठीक है, बाइट से बच्चे उठा के उसको दिखा के वो सेल किया। इस आपका कहना चाहिए कि इस पे क्या आपका तबसरा है कि क्या इसकी वजह से मार्केट खराब हुई है? नहीं, देखें, ये दो राय हो जाती हैं इसमें कि फॉर इंस्टेंस कि एक पर्सन है वो आपसे भी बर्ड बाय करता है, मुझसे बर्ड बाय करता है, फरूख साहब से बर्ड बाय करता है। वो ये सोचता है कि यार मैं इसमें से ब्रीड करवा के ना मैं उसकी मादी इसमें लगा दूंगा, इसका नर इसमें लगा दूंगा और मैं भी अच्छी चीज़ बना दूंगा। एक तो ये अप्रोच है, ये काम बंदा कर रहा है अच्छे के लिए। एक बंदा ये है उसको प्राइस से, लाइन से, पेडिग्री से, क्वालिटी से कोई कंसर्न नहीं है। वो कहता है मुझे 10,000 का चूज़ा यहाँ से वाइट मिल रहा है या रेड ब्लैक मिल रहा है, तो मैं यहाँ से एक चूज़ा ये पकड़ूँ सस्ता, वहाँ से दूसरा सस्ता पकड़ूं, एक ही चोंच एक ही दुम मिला के जनाब हम बच्चा बना के बच्चा बेचना शुरू करें। उसका कंसर्न है अर्निंग, नॉट टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। उसका जो रिजल्ट, उसका जो गोल है वो उसको अचीव कर लेगा। लेकिन एक ब्रीडर में, एक फार्मर में और एक ट्रेडर में यही डिफरेंस है कि जो ब्रीडर होगा उसकी हमेशा ये कोशिश होगी और वो इस अप्रोच के साथ काम करेगा कि वो अच्छे से अच्छा बर्ड ब्रीड करवाए। अब जैसा मेरे पास जो मेरी वाइट ओशामू हैन थी वो अभी एक्सपायर हुई है पिछले दिनों, 8 साल की मादी थी वो मेरी, 9वें साल में लग गई हुई थी मादी मेरी माशाल्लाह, इतने साल संभाली। मेरे पास अभी भी ऐसी कई फीमेल्स हैं जो मेरी सेल्फ इंपोर्ट की फीमेल्स हैं। 2019 की मादियां भी अभी मेरे केज में पड़ी हुई हैं, 7 years, 7 years old hen, और स्टिल she and they are fertile hens and they produce eggs and chicks very well. हामिद भाई, आपकी मैं बात काट रहा हूँ,
बाय बाय को लाजमी बताइएगा। आजकल मार्केट में इसकी वजह से काफ़ी लोग घबराए बैठे हैं, आपका कहना चाहिए इस पे? देखिए यार, कोई भी काम होता है ना वो तवक्कल बिल्ला होता है, बंदे के तवक्कल पे भरोसे पे काम नहीं किए जाते हैं। सही है। हमने लोगों को हमेशा यही इनकरेज किया है कि आप अच्छे बर्ड का इंतखाब करें, अच्छे ब्रीडर से बर्ड लें, और आप अच्छे बर्ड तैयार करके अगर आप किसी को ऑफर करेंगे तो वो आपका बर्ड अपील करेगा, आप बर्ड इजीली सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बात करें कि डबल शाह वाली जो बात थी या बायबैक वाली बात थी, वो सारा एक फंड रेजिंग प्रोग्राम था जो कि सिर्फ उनके अपने पैसे बढ़ाने और अपने जेबें भरने के लिए किया गया था। इवेंचुअली उसमें लोगों का कोई फायदा नहीं था, ठीक है, और ये बात आप सब जान चुके हैं। और उसमें एक चीज़ ये थी कि जिस तरह लोग पहले भी तो मार्केट चल रही थी, शामू ले भी रहे थे, लोग दे भी रहे थे, तो उसमें अब ऐसा क्या क्या आन पड़ा कि क्या जरूरत आन पड़ी है कि लोग कहते नहीं कि हमसे कोई बाय बैक करे? क्यों? एक चीज़ सिंपल सी बात है कि आप अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि अब्दुल्ला भाई या हामिद भाई यार ये मैं बर्ड लेके जा रहा हूँ, आप मुझे ये आगे रीसेल करवाने में हेल्प आउट करेंगे, ये एक क्वेश्चन वैलिड है। हम कहते हैं हाँ यार बिल्कुल करेंगे, आप बर्ड अच्छा तैयार करें, वी आर विद यू इंशाल्लाह। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वापस लवोगे तो को वापस ही लेने दे, बेचने क्यों नहीं? सिंपल सी बात है ना यार, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलें कि आप अच्छा बर्ड तैयार करें, अच्छे बर्ड का इंतखाब करें, और जब आपने सेल करने हो मुझे बताएं, मेरे परिंदे तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। और स्टिल गुज़श्ता 8 साल से बहुत से लोगों के साथ अटैच हैं हम। एक और चीज़, इसमें एक बंदा बाय बैक नहीं था कर रहा है, इसमें तो पूरी मार्केट लगी हुई थी बाय बैक करने पे। जितने भी बड़े फार्मर थे हर बंदा कह रहे थे कि आप मेरे से ले जाओ 25,000 का चिक्स, 20,000 का चिक्स वापस ला के हम ये डबल प्राइस पे बेचो। और वो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। लोगों ने अपने घर के, मैंने सुनने में आया था कि काफ़ी चीज़ें बेच पूछ के भी इसमें पैसे इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़, किसी ने तो इवन के सेटअप पूरे के पूरे बनाए। अब उनका क्या है हल? वो कैसे आप इससे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे वो आगे लेके देखो यार, बात ये है कि जब मैंने आपको बताया कि मेरी लास्ट शिपमेंट थी वो 78 लाख रुपीस की थी, ठीक है, 78 लाख रुपया, तब जब गोल्ड का रेट भी कम था, डॉलर का रेट भी कम था, दैट वाज 2021। लेकिन उस टाइम आपका काम चल रहा था ना? मैं आज भी चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें आज शायद आज जिन लोग, मैं ये समझता हूँ कि आज शायद उससे ज्यादा अच्छा चल रहा है। क्यों? तब लोगों के पास क्वालिटी की अवेयरनेस नहीं थी, आज लोगों के पास कुछ हद तक क्वालिटी की अवेयरनेस मौजूद है। जिन लोगों ने तो क्वालिटी बर्ड्स लिए हुए हैं, वो किसी से भी लिए हैं, वो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करते हैं। तो जिन्होंने तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैंने तो ये वीडियो लगाई थी लास्ट ईयर, मैंने ये कहा था कि डबल के चक्कर में तो आप गोल्डन मिस्ट्री का चूजा भी किसी को चिपकाएंगे तो वो ले लेगा कि यार मुझे क्या क्वालिटी से क्या कंसर्न है, ब्रीड से, लाने से, पेडिग्री से, मैंने चिक्स लिए आपके पास 3 माह बाद डबल प्राइस पे लेके जाऊंगा, मैं अपने पैसे लेके वापस आ जाऊंगा, दैट्स इट। लेकिन ये कंसर्न था लोगों का। लेकिन डबल शाह वाली गेम आप भी जानते हैं, फाइनेंस की थी, वो लोगों को बर्ड दिखा कर नहीं सेल कर रहे थे, मतलब कि वो लालच देकर सेल कर रहे थे। मेरी बात सुने, आप ब्रीड को देखिए, यहाँ पे अगर आप ब्रीड की बात करेंगे तो ज्यादती होगी। वो ब्रीड बिकी ही नहीं, वो ग्रीड बिकी है, लालच बिकी है। दैट वाज नॉट अबाउट ब्रीड, दैट्स ऑल अबाउट ग्रीड, लालच बिका। ठीक है, इसको एग्री करते हैं आप? आप एग्री करते हैं इस चीज को? अच्छा, अब दूसरी चीज ये देखें कि एक तो लालच बिका, और लोगों को समझाने के बावजूद लोग वो बात सुनना चाहते थे जो वो बात सुनते थे जो वो सुनना चाहते थे कि हमें नोट दिखाओ, हमारा मूड बने। सिंपल सी बात है। तो लोगों ने ब्रीड की तरफ आना मुनासिब ही नहीं समझा, ग्रीड को प्रमोट किया गया। ब्रीड आज भी बेहतरीन है, आज भी काम हो रहा है, शायद पहले से अच्छा हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि भाई ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड शामू का बहुत चार्म मौजूद है। थोड़ा सा अपने विजन को वास्ट करें, अपनी मोबाइल स्क्रॉलिंग को अच्छी तरफ यूज करें, यू वुड रियलाइज दैट कि यार फॉरेन ब्रीडर्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने तो अभी स्टार्ट किया है, और हम अभी स्टार्ट पे खड़े होकर ये बातें करें शामू टिक गया, शामू मार गया। भाई किसको बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है? कौन कह रहा है कि शामू गिर गया? अब बात सारी ये आ जाती है कि भाई ब्रीड बिकी ही नहीं। अब्दुल्ला भाई ग्रीड बिकी, इस बात को माने। लेकिन और देखिए, एक सिंपल सी बात है, लोग पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक सीनियर शामू ब्रीडर के नाम से और एक रेपुटेशन से जानते हैं और मानते हैं इस बात को। मेरे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी एक वीडियो लगी हो कि इतने में लें और इतने में वापस कर दें, या 3 महीने बाद हमें वापस कर दें, तो मुझे बता दें, मैं आज अपना फार्म आपको चाबियां पकड़ा दूं। मैंने भी आपका प्रॉपर वीडियो सारी देखी नहीं है, लेकिन शायद ना लगी हो। आप देखें, मैंने हमेशा ये कहा कि आप अच्छे बर्ड का इंतखाब करें, अच्छा बर्ड तैयार करें,
हम आपको बर्ड रीसेल करने में सपोर्ट करेंगे। हर वीडियो में मेरी यही बात है, लेकिन जब आज भी मेरा स्टांस यही है। लेकिन जब आप अगले को कहेंगे कि हम रीसेल करने में आपकी मदद करेंगे, वो तो फिर भी आपकी उम्मीद पे बैठा हुआ है, वो तो आपसे कहेगा कि बजाय मेरा अच्छा, अभी आज की तारीख में भी और कई जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं यही बात कहता हूँ कि हम जो है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड चलते हैं। लाइक हमारे पास इंक्वायरी जाती है, मैं पट्टी पट्टा तैयार करना मैंने खुद छोड़ दिया हुआ है। मैं अपने फार्म पे पट्टी पट्टा नहीं तैयार करता, ऑल्दो अपने फार्म के चिक्स मैं अपने यारों दोस्तों को, जो लोग अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं उनको मैं चिक्स देता हूँ, और शायद मेरे एक एक चिक की जो प्राइस है वो एक एक पट्टे के बराबर हो, ठीक है, लेकिन वो पे बैक करता है उनको, वो क्वालिटी पे बैक करती है। वो जिस लेवल के जिस म्यार के परिंदे होते हैं वो उनको पे बैक करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक बंदा अगर मुझसे ये कह रहा है कि क्या आप लाजिम तौर पे वापस लेंगे, सेवरल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चैट्स मेरे पास पड़ी हैं, स्ट्रेट अवे लिखा हुआ नो, वी विल सपोर्ट यू टू रीसेल योर बर्ड्स इन ऑर्डर टू ग्रो योर दिस हॉबी इन अ गुड वे, रादर देन कि हम आपसे बाय बैक करें और हम आपको नोट दिखाएं और जनाब ये सब हुल्लड़बाजी थी। मैं पहले दिन से बताता रहा, चीखता रहा, और जब ये कांड हुआ, ये ब्लंडर हुआ और साबित हो गया लोगों को कि डबल शाह वाला प्रोग्राम बढ़ गया, तब लोगों को याद आ जाएगी हामिद भाई आप सीनियर ब्रीडर हमारे आगे लगे हैं, फलानी जगह जाना है भाई। हम इसमें एक सवाल है जो कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो उस टाइम आप सबकी एक सैप बनी हुई थी, तो सब एक साथ इकट्ठे थे, ठीक है, एक ही प्लेट में खाना भी खाते थे, ठीक है, सारे इकट्ठे घूमते भी थे, ठीक है। फिर उस टाइम क्या समझाया नहीं गया या क्या बात नहीं आपस में कि यार ये काम ना किया? अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2024 का जब शो हुआ, 2024 का जब शो हुआ, उसके बाद से मेरी एक वीडियो पिक्चर या कोई एक बयान आप डबल शाह की, गौसिया वालों की वीडियो मुझे दिखा दें तो मुझे बताएं, जो जुर्माना कहेंगे मैं दूंगा। जब शो हुआ, हमारा बड़ा शो न्यूट्रल वे में हुआ, बड़े अच्छे वे में शो चला, और शो हमने किया, शो पे कोई बिजनेस स्ट्रेटेजीज की गेम चली, कोई सेल परचेज की बात चली नहीं चली। शो पे क्या हुआ, सिर्फ ब्रीड को प्रमोट किया। क्यों? उसमें ब्रीडर्स मौजूद थे, उसमें ग्रीडर्स नहीं थे, ग्रीडी पीपल नहीं थे, उसमें ब्रीडर्स थे। हमने ये मेक श्योर किया कि हर बंदे के शो को और उस बंदे को इज्जत मिले, वो प्रमोट हो। जब हमने ये देखा कि सैप की तो जो अजाइम है वो कुछ और हैं और डबल शाह वाला जो सिस्टम है, चूना कथा प्रोग्राम, वो और है, तो मैंने तभी सैप ग्रुप लीव कर दिया था और मैंने बाकायदा मैसेज किया था, आई हैव डन विद यू, कि भाई आपको समझाया है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इस तरफ नहीं जाएं, ये डबल शाह वाला जो प्रोग्राम है ये खतरनाक है। और इवेंचुअली उसने काफी लॉस किया लोगों का, अपना तो वो भर गया, अच्छा खासा सिस्टम भर गया। एक और चीज, उस टाइम लोग जो देखें, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमने जो बैठ के खाया पिया है वो ठीक है, क्या हमारी कोई शराकतदारी है इसमें? नहीं। क्या हमारी कोई पार्टनरशिप है? नहीं। या कोई स्पेसिफिक कंसर्न्स को सिक्योर करने के लिए एक दूसरे को फेवरेटिज्म दिया गया किसी चीज में? नहीं। फिर आप किस तरह कह सकते हैं हम साथ थे? लेकिन लोगों का साथ यही था ना, वीडियोस में हम साथ थे एक फील्ड की बेटरमेंट, ग्रोथ और प्रमोशन के लिए, इसलिए नहीं कि लोगों की जेबों से पैसा निकाला जाए। पैसा सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हम किस तरह कमाते हैं? हम अच्छे से अच्छा ब्रीड करवा के मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है। लोगों के शौक को उनके ऐसा बढ़ देते हैं जो उनके शौक को और उनके दिलों को लुभाए। अब हमने तो बेची ब्रीड, उन्होंने बेची ग्रीड, सिंपल इज दैट। आप इस फील्ड में काफी सीनियर हैं माशाल्लाह से। लोगों ने पहले इस बिजनेस में आए थे, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ग्रेड की वजह से, लालच की वजह से कि यार हम खरीदेंगे हमारा डबल पे बिकेगा। अब कैसे इस फील्ड में, इस बिजनेस में एंटर हो सकते हैं? आप क्या राय देंगे? देखें अब्दुल्ला भाई, बड़ा इजी वे है, शौक कभी खत्म नहीं होता, ठीक है ना। एक ट्रेंड होता है, उसके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वो ट्रेंड टाइम पीरियड तक चलता है, उसके बाद डाउन आ जाता है। देखें, उतार चढ़ाव जिंदगी की इलामत है, ठीक है। आपकी सांस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हार्ट बीट चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, यू आर लाइफ, जिंदा तो काम है ना। अच्छा, अब ये चीज होती है कि जब कुछ फील्ड इस तरह से चल रही होती है ना कि जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, पॉलिटिकल्स जो हमारे मैटर हैं वो पॉलिटिकल मैटर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसकी डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से, फिर लोगों का जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो हम फेस कर रहे हैं उसमें भी लोगों में आप देखेंगे कभी एकदम से मार्केट तेज होती है, कभी एकदम से स्लो हो जाती है। तो ये हर बिजनेस में मौजूद है, कोई बिजनेस इससे मुस्तस्ना नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करें शौक की, देखिए कोई भी नया बंदा अगर इसमें आता है
तो वो शौक के नज़रिए से आए, और आगे भी जो उसका क्लाइंट या कस्टमर होगा वो शौकीन होगा, और वो ऐसी चीज़ का इंतखाब करे कि जो एक शौकीन को और एक कस्टमर को अट्रैक्ट करे। जब वो आपकी चीज़ अट्रैक्ट करेगी, ऑब्वियसली आपकी दुकान कहता बनी। लेकिन देखिए ना, आप इतनी देर से काम कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन बनी है, आपकी माशाल्लाह से काफ़ी लोग जानते हैं आपको, लेकिन एक नए कस्टमर को कैसे जानते होगे लोग? देखिए यार, ये एक बिल्कुल देखिए, मैं किसी हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन एट माय स्टेज जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है कि अभी शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अच्छा देखें, जब मैंने काम शुरू किया था तो लोग ट्रस्ट ही नहीं करते थे कि यार पाकिस्तान में शामू किसी के पास हो सकता है। ये उस दौर की बात है कि शायद आपने भी कभी ना सुना हो कि यार शामू की दुनिया में बला एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको वक्त लगता है। जब मैंने इंपोर्ट किए बर्ड, मैं एक सिंपल सी बात करूँ, जब मैंने बर्ड इंपोर्ट किए, जब मैं ये सारे बड़े क्रूशल टाइम फ्रेम से गुजरा, तो मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि यार तेरे मैं बिकवाऊंगा या तू इतने पैसे लगा रहा है। शायद मैंने कुछ घर से कुछ चीज़ बेची हो अपनी, शायद मैंने कुछ ऐसा काम किया हो, मैंने कुर्बानी दी हो, तो फिर मैंने इतने बड़े पैसे बाहर भेज के परिंदे मंगवाए हों कि यार एक वो पर्सन जिसकी सैलरी 2015-16 में यानी कि 35-40 हज़ार बेसिक सैलरी है, ठीक है, तो आज तो लोग कहते हैं कि यार उस वक्त बड़ी अच्छी सैलरी आप ले रहे थे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली वो भी थी कि यार एक गुजारे माफिक लाइफ स्टाइल उस तरह का था, तो गुजारे माफिक बात थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम पे यही था कि यार इतने, अब एक 35 हज़ार की सैलरी एक बंदे की, 2.5 लाख रुपए का परिंदा वो कैसे मंगवाएगा? कुछ तो सेक्रीफाइस किया होगा। सही है। किसी बंदे के आस पे, किसी बंदे के तवक्कल पे, बंदे के भरोसे पे तो नहीं किया। ये तो अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद और यकीन रखते हुए ये काम शुरू किया, और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में मुझे टाइम लगा है। कोई भी होगा ऑब्वियसली डे फर्स्ट से वो इसको अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि आपने एक्सपोर्ट, आपने कहा कि हो रहा है बर्ड्स, मैंने तो कभी नहीं देखा कि एयरपोर्ट से बर्ड जा रहे हैं या शिपमेंट की वीडियोस लग रही है या ऑफिशियली आपने अनाउंस किया हो कि ये बर्ड्स मेरे बाहर के मुल्क में आप देखोगे, ये क्या चीज़ है? अच्छा देखें, इसमें ये चीज़ है कि मैं गुज़श्ता 3 साल से एग्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। 2023, 2024, आज 25 है। 25 में भी मैं बेहरीन अंडे भिजवा चुका हूँ। अच्छा, कोई भी एक चीज़ है ना, सम टाइम आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैं आज भी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ कि मैं किसी तरह से इनको एक्सपोर्ट कर सकूँ, ठीक है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं कामयाब हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर सबसे पहले शामू इंपोर्ट हमने किया है, इंट्रोड्यूस हमने करवाया ऑफिशियली, तो एक्सपोर्ट्स भी हमने ही किए। कैसे? पहली शिपमेंट मेरी गई मक्का, मोहम्मद बिन मुस्लिम अरबी है, उसकी चॉकलेट शॉप है मक्का में, उसको गई। उसके बाद मैंने जद्दा एग्स भिजवाए, ठीक है, जद्दा अजीजिया में। उसके बाद मैंने एग्स भिजवाए मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर में मैंने सबसे ज़्यादा एग्स भेजे। ऑलमोस्ट मैंने मैनचेस्टर में डिफरेंट इंटरवल्स के साथ मैंने तकरीबन मैनचेस्टर में 120+ एग्स एक्सपोर्ट किए हैं। और मेरे मैनचेस्टर में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ की बात है हमारे लिए, मेरे लिए और पूरे पाकिस्तान के ब्रीडर्स के लिए, कि एक पाकिस्तानी ब्रीडर के होम ब्रीड रिंग पहने हुए बर्ड मैनचेस्टर में मौजूद है। आपने बर्ड से एक्सपोर्ट किए कि एग्स एक्सपोर्ट किए? एग्स एक्सपोर्ट किए। उसके बाद मैंने एग्स एक्सपोर्ट किए वर्जीनिया, यूएस। उसके बाद लास्ट जो मेरी कंसाइनमेंट गई है वो गई है बहरीन में। आप समझ रहे कि एग्स वगैरह शामू एक्सपोर्ट हो रहे हैं? एक्सपोर्ट है, और क्या है? तो ये क्या बर्ड, अगर हम देखें, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोग थोड़ा सा ना, मैं आपका विजन बढ़ाना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर। लोग छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अचीवमेंट नहीं समझते। हम तो समझते हैं कि एग्स एक्सपोर्ट करना इट मीन्स दुनिया के मुल्क पाकिस्तान के एक छोटे शहर लाहौर में बैठ के, न्यूयॉर्क तो नहीं है, लाहौर है, तो लाहौर में बैठ के अगर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक आपका पैगाम जा रहा है और आपके लोग बर्ड से इंस्पायर हो रहे हैं, उनका शौक कर रहे हैं, चाम है, डिमांड है। अच्छा, दूसरा जो मैंने एक्सपोर्ट की वीडियो लगाई कि यार हम लोग एक्सपोर्ट का मुकम्मल तौर पे आगाज कर चुके हैं। आपको दुबई चाहिए, बताएं, मैं आपको दुबई परिंदे भेज दूँ। परिंदे इंडिया वाया दुबई जा सकते हैं। मैं काफ़ी सारी वर्किंग इस पर करके बैठा हूँ। इंडिया से इतनी डिमांड है, यू कांट इवन इमेजिन। मैं आपको कितने चैट्स दिखा सकता हूँ जो इंडिया से मेरे पास डिमांड आती है। मैं उसमें से आपको एक दिखाना भी चाहूँगा कि आप ये देखें कि ये कल भी एक भाई का रात को मैसेज आया हुआ है इंडिया से, दीप, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, दीप इंडिया, शाम दीप इंडिया। अब इसकी बात सुनो। ਮੇਨ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪੈਣਗੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ।
ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚ, पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम बनना। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि शामू अब ये देखें, ये भाई जो दीप है, ये शायद इंडिया से मेरा पॉडकास्ट देखे भी, ये ही वाज विलिंग टू सेंड मी मनी इन एडवांस, 100% एडवांस पेमेंट देने को तैयार है बंदा कि ये मेरे बर्ड्स हैं, ये सिलेक्ट करो, इनकी प्राइस बताओ, मुझसे पेमेंट पकड़ो और बर्ड भिजवा दो। भाई थिंग्स आर नॉट सो इजी कि जो आप देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पैसे भेजूंगा जी, वो दराज से मेरा ऑर्डर घर आ जाएगा या ईबे से अमेज़न से ऑर्डर घर आ जाएगा, ये इस तरह से नहीं है। इसका प्रॉपर क्राइटेरिया है, इस पे इंशाल्लाह वीडियो दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वर्किंग में हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। लास्ट जो मैंने बर्ड्स एक्सपोर्ट किए हैं वो मैंने किए अफगानिस्तान में, तुरखाम बॉर्डर से मैंने बर्ड भिजवाए हैं काबुल। हम दे आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आप लोगों को कहना चाहिए कि शामू रखो, फ्यूचर में एक्सपोर्ट होगा। देखिए यार, किसी भी कोई भी बात हमेशा जो है ना वो कभी भी हरफ आखिर नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जहान और भी हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट। जितनी आप में प्यास और जितनी आप में लगन होगी आप वो पालेंगे। आप मेहनत करें और उस चीज़ पे मेहनत करें जो डिजर्व करती है कि उस पर मेहनत कीजिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर आप जैसे बता रहे कि आपने माशाल्लाह से एक्सपोर्ट की है, बर्ड्स एक्सपोर्ट की है, क्या आप ही इस फील्ड में काम कर रहे हैं और लोग नहीं हैं? देखिए यार, मेरी इंटरेक्शन जो है ना वो फॉरेन जो शौकीन है उनसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास कुछ जो फॉलोइंग है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेशनल फॉलोइंग मेरी काफ़ी है। मेरे अभी कोई ख़ास फॉलोअर्स नहीं है, 50K फॉलोअर्स हैं अभी मेरे टिकटॉक पे। पुराना अकाउंट जिस तरह आपको पता है हमारा बैन हो गया था। फेसबुक भी मेरा 2 साल फ्रीज रहा है मेरा अकाउंट फेसबुक का, अभी जाकर उस पर 20K फॉलोअर हुए हैं। उसमें काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने सिर्फ शामू को ही क्यों चूज़ किया? आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तानी सील हमारी होम ब्रीड है, क्या हम इसको को प्रमोट करें? सिर्फ शामू ही क्यों? क्या शामू में क्या ऐसी खूबी है, क्या लवली बर्ड है जो कि पकड़ने से मज़ा आता है, या पाकिस्तानी सील में क्या चीज़ है जो इसको आप प्रमोट नहीं कर रहे? ये पाकिस्तानी सील वालों का सवाल है जिन लोगों ने रखे हैं, क्योंकि वो लोग भी जाहिर सी बात है आपको देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो शौकीन है उनकी बात इससे आगे जाती ही नहीं है कि मेरे कुकर ने फलाने दे कुकर में पैर मारे, उन्हें बिच सुटता, कारी मारी, उन्हें उत्थे उड़ाता। भाई बनाया क्या है? लेकिन जब आप किसी ब्रीड को क्लेम करते हैं ना कि वो आपकी होम ब्रीड है, उसका एक स्पेसिमन होता है, वो कहीं भी खड़ी होगी ना वो बताएगी वो कहाँ से बिलोंग करती है। ये चीज़ जो है ना इस पे काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे पुराने उस्ताज़ा हजरात थे जो सील हॉबी के, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ रह गया वो ये रह गया कि उन्होंने उन ब्रीड्स को खिलाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा जी सिर्फ रख के मार लेना, सिर्फ बैठ भी नहीं देनी, वो भी मर गए और परिंदे भी मर गए साथ। अभी जिनके पास ब्रीड्स हैं, काफ़ी सारी ब्रीड्स जो है अपनी असल हालत में मौजूद हैं, लेकिन वो उस लेवल पे, उस वास्ट स्केल पे नहीं है कि जो आप एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अभी किसी के केज में जाएंगे आपके पास कितने बर्ड होंगे? 20, 30, 100 बस, दैट्स इट। तो जब आप ये समझ रहे हैं कि आपने किसी ब्रीड पे काम करना है, देखिए मेरी एक जो हर बंदे की अपनी लैकिंग डिसलैकिंग है। मेरी जो लैकिंग है वो शामू है, मेरी लैकिंग है रामपुरी, कमालिया यहाँ, और मैंने बड़ा शौक किया। 19 साल जो शौक किया उसमें से मेरे जो 11 साल थे लाइफ के, मैंने पाकिस्तानी बर्ड्स ब्रीड कराए, और जिस लेवल पे अलहमदुलिल्लाह मैंने उस टाइम पाकिस्तानी बर्ड ब्रीड कराए, मैंने अपने दोस्तों को तब भी दिए, तब भी सेल किए, तब भी बांटे। आज अगर वो एक पेयर मुझे कोई 2 लाख में भी दे देगा ना तो अब्दुल्ला भाई मैं आपको मान जाऊंगा, वो बर्ड्स नहीं मिलते आपको, जिनके पास हैं वो नहीं देते हैं। मैं उनके लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा कि उनको चाहिए कि वो शौक को बढ़ाएं और एक न्यू कमर को एक ऑथेंटिक चीज़ मिलनी चाहिए। वही चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ की कदर नहीं करते, बनाते नहीं हैं, या उसको पैसों के लालच में आके सेल भी कर देते हैं। देखिए वो लोग साथ साथ हैं। शामिल भी आपने ग्रैंड नेशनल शामू सबमिट करवाया, इसका क्या आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला, उसका आगे आप इसको कैसे देखते हैं और क्यों कराने की ज़रूरत पड़ी आपको? देखिए जिस तरह पास्ट में शोज़ होते रहे हैं, शो का क्राइटेरिया कोई प्री डिफाइंड नहीं था कि शो किस लेवल पे होगा, शो के पैरामीटर्स क्या होंगे, किस लेवल पे जजेस होंगे, जजेस आपके बर्ड्स को जज करेंगे, या आपने बर्ड्स कैसे तैयार करने हैं शो के लिए, या आपने बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए किस तरह तैयार करना है या सेलिंग के लिए किस तरह तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि जिस तरह माशाल्लाह समिट में बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई 3 घंटों के सेशन में हर चीज़ पे। तो एक ये हमारा जो मोटो था, मेन मोटो यही था कि हम शौकीन को और उसके शो को प्रमोट करें और उसको बताएं कि वो किस तरह से एक अच्छे अंदाज में और एक नेक्स्ट लेवल शो को वो लेके चल सकता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह समिट वाज वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा पसंद किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है मुझे, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे, कि आने वाला वक्त बहुत सुनहरा होने जा रहा है तमाम शौकीन हजरात के लिए। लेकिन सिर्फ एक बात है कि हमने समिट में भी बार बार इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया, क्वालिटी बर्ड का जो ना वो इंतखाब करें। क्वालिटी बर्ड वो नहीं जो किसी के कहने से क्वालिटी बर्ड होता है, क्वालिटी बर्ड वो जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स होता है। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल रिगार्डिंग शामूस इन द फ्यूचर, और हम देखते हैं कि सामने भी देखा कि समिट में लोगों ने बड़ा जोश जज्बे का मुजाहरा किया, और लोग बड़े अटेंटिवली बातों को सुन रहे थे और चीज़ें शेयर कर रहे थे, और एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी और बड़ा अच्छा गेट टुगेदर था। तो इसका पर्पज़ यही था कि लोगों को आपस में बिठाया जाए, उनको एक पॉजिटिव वाइब दी जाए, उनको मोटिवेट किया जाए टुवर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ और आने वाले शोज़ की तरफ। तो इसी तरह इसी के साथ साथ हमने जो शो अनाउंस किया है कि समिट में कि हम इंशाल्लाह शो करवाएंगे, उसका डेट वेन्यू भी दिया जाएगा। लेकिन अब जो शो होगा वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे होगा, और वो बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। तो ये हमारा जो था आप समिट का देखने वालों को ये बताया कि आप अपने मुर्गे जो रेडी करें, आगे चैंपियनशिप भी आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, चैंपियनशिप जो है वो हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे इंशाल्लाह, और एक ग्रैंड नेशनल चैंपियनशिप होगी। और वो प्रीवियस जो चैंपियनशिप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन अब जो चैंपियनशिप्स होंगी इंशाल्लाह वो बहुत एक बड़े लेवल पे होंगी इंशाल्लाह। इस पॉडकास्ट का इख्तिताम हम यहाँ पे करते हैं। उम्मीद है कि आपके जो सवालात शामों के मुतालिक हम जैसे पूछे, वहाँ पे उनका भरपूर जवाब दिया। उम्मीद है कि आपको उससे सीखने को काफ़ी मौका मिला होगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।